अच्छा, अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब जो हमारे पास अगेन इंटीग्रेशन होगी, और इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेंड होगा हमारा वो वेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, अब बाय लाइन means we don't just consider the straight line, so line can be a curve, a contour। ठीक है। कर्व में ये होगा कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा। सिंपली अगर हम लाइन कह रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। कर्व में जो है लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। और कंटोर में ये होता है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो है वो पाथ है, जो भी पाथ है वो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाएगा। कि मतलब एक किस्म की जो है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो है सेम होगी। अच्छा, अब लाइन इंटीग्रल की जो मैथमेटिकल यहाँ पे फार्मूला है कि हमें इंटीग्रेट करना है वेक्टर ए को, जिसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर डी एल के साथ। ठीक है। ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एल हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन होगी अलॉन्ग दी पाथ एल होगी। तो अब इन वर्ड्स हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हम जो है डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से जो है वेक्टर कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी ये जो इसकी डेफिनेशन है वो उसी तरह की है कि ये जो है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग कर्व एल। ठीक है। कि इस वेक्टर ए का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, कि मतलब इस वेक्टर ए का कंपोनेंट इस वेक्टर डी एल पे। ठीक है। इस वेक्टर ए का जो है कंपोनेंट ऑन वेक्टर डी एल, और कहाँ पे, इस पाथ एल पे, क्योंकि ये तो जो है डिफरेंशियल एलिमेंट है डी एल। ठीक है। लेकिन जो पूरा पाथ है हमें तो जो है इंटीग्रेशन पूरे पाथ के लिए करनी है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, वो एक वेक्टर नहीं है बल्कि वेक्टर फील्ड है। ठीक है। और जो है उस वेक्टर फील्ड में जो है एक पाथ है। ठीक है। जिसको हम कर्व एल कह रहे हैं। ठीक है। अब वो जो है हमें यहाँ पे नीचे फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है ये फील्ड है ए। ठीक है। और उसमें जो है पॉइंट ए से लेके ये कुछ पाथ बन रहा है। अब पॉइंट बी तक जाए या फिर जो है सी तक जाए या फिर घूम फिर के कंटूर बना के ए तक वापस आ जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे हमने कंसिडर किया है डी एल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके दरमियान और इस फील्ड के दरमियान जो है जो एंगल बन रही है उसको हम कह रहे हैं थीटा। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ है, और जो टोटल पाथ है उसको हम पाथ एल कह रहे हैं। सही है। तो अब यहाँ पे जो है हम ये कह रहे हैं कि फार्मूला हमारे पास जो है यहाँ से ऊपर से जो हमने डिफ़ाइन किया है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कॉस थीटा। अच्छा, अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो इस तरह हो सकता है कि जो ए वेक्टर है इसको आप फोर्स कंसिडर कर लें। ठीक है। कि फोर्स हम लगा रहे हैं और जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। और जो है कोई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव हो रहा है, और वहाँ पे कोई जो है एक पाथ बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जो है पार्टिकल पे कोई वर्क डन कर रही है। ठीक है। वर्क हो रहा है वहाँ पे। तो जब हम जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जो वो पूरा पाथ है एल, अलॉन्ग दैट पाथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर हमें जो है वर्क मिल जाएगा कि काम कितना हुआ है।
ये भी दूसरा फार्मूला है हमारा, जिसमें हमने जो है वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिया है और जो है कॉस ऑफ थीटा लिया है, और हमने यहाँ पे पाथ को डिफाइन किया है कि पाथ स्टार्ट हो रहा है ए से बी तक जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने फिगर में आपको दिखाया है कि पाथ जो है ए से स्टार्ट होकर बी तक भी जा सकता है, बी से सी तक भी जा सकता है, और फिर घूम के जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे भी आ सकता है। तो इस तरह का अगर पाथ है तो फिर हम जो है उस इंटीग्रेशन को कहेंगे क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल। ठीक है। तो अब वो फार्मूला हमारे पास जो है, अगर हम उसको जो है लिखना चाहें तो फार्मूला तो वही होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे एक सर्किल ऐड कर देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो पाथ है ये क्लोज्ड पाथ है, और जो है इसको वर्ड्स में हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड एल। और ये मैंने अभी बताया कि लाइन इंटीग्रल का जो एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ए होगी वो फोर्स होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये दोनों अभी वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो कर्व है वो फ्रॉम पी टू क्यू है। सही है। अब जो है हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रही है, तो हम जो है एक्स पी और एक्स क्यू में जो है इनको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो है दूसरा कंपोनेंट है, ये जो है तीसरा कंपोनेंट है कि जो मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस में भी हो रही है, वाई एक्सिस में भी हो रही है, और जेड एक्सिस में भी हो रही है। अगर किसी एक्सिस में नहीं हो रही तो फिर वो जो है कंपोनेंट जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने फार्मूला कैसे बनाया है कि क्योंकि हम यहाँ पे दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो हम जो है कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो फिर हमारे पास जो फोर्स होगा यहाँ पे वो हमारे पास एफ एक्स ए एक्स प्लस एफ वाई ए वाई प्लस एफ जेड ए जेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जो हमने अभी जो है इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास क्या था, डी एक्स ए एक्स डी वाई ए वाई एंड डी जेड ए जेड। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में जो है एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उनकी जो है अपनी अपनी जो है लिमिट्स हैं कि एक्स कंपोनेंट में जो है पार्टिकल कितना मूव हो रहा है, वाई कंपोनेंट में कितना मूव हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है। तो ये जब सारी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें जो है वर्क मिल जाएगा कि पार्टिकल पे जो है कितना वर्क डन हुआ है उसे जो है मूव करवाने के लिए। और फिर इसके बाद जो है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल का जो एग्जांपल हम लेते हैं वो फ्लक्स का लेते हैं कि कोई हमारे पास सरफेस है, उसमें से जो है जो फील्ड है, ठीक है, वेक्टर फील्ड है, वो उसमें से कितनी पास हो रही है, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे जो है हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे कि उस एरिया में से कितनी जो है फील्ड पास हो रही है। तो यहाँ पे जो है फार्मूला जो है तकरीबन वही है कि हमारे पास अब जो है यहाँ पे वेक्टर तो वही है। ठीक है, लेकिन हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट डी एस कर रहे हैं। पहले हम जो है डी एल विथ रेस्पेक्ट टू डी एल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। पहले जो है हम डी एल जो है
डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर कर रहे थे, अभी जो है डिफरेंशियल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो है उस एरिया में से कितनी जो है फ्लक्स पास हो रही है। अच्छा, इसको जो है हमने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे खोल के रखा है। अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रखें तो फिर हमारे पास जो है वेक्टर ए का या वेक्टर फील्ड ए का जो है डॉट प्रोडक्ट बनेगा सरफेस ds के साथ। तो सरफेस ds को हमने जो है उसकी डायरेक्शन अलग से रखी है जो कि an है, और जो मैग्नीट्यूड है सरफेस का ds वो हमने अलग से रखा है। तो अभी हम जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर फील्ड a का और जो है जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो an है वो जो है इस सरफेस की डायरेक्शन है जो कि एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे। यहाँ पे जो है वही चीज़ जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है ये जो पाथ है ये एक जो है हमारे पास सरफेस बना रहा है, और इसके अंदर जो हमने छोटा सा जो है यहाँ पे सरफेस डिफाइन किया है वो हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस है जिसको हम ds से शो कर रहे हैं, और पूरे इस सरफेस को जो है हम सिंपली s से शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ds है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस पे जो है परपेंडिकुलर है, और उसका यूनिट वेक्टर हमने शो किया है an के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट है तो फिर जब an और जो है वेक्टर फील्ड ए के दरमियान जो एंगल बन रही है वो थीटा है, वो वाली थीटा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और फिर जो है हम इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट डी एस, यहाँ पे जो है ए जो है वेक्टर फील्ड है और जो डी एस है वो जो है हमारे पास सरफेस डिफरेंशियल सरफेस एरिया है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अच्छा, जैसे अब लाइन इंटीग्रल में हम ये कह रहे थे कि अगर लाइन जो है स्टार्ट हो रही है या जो कर्व जो है स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और उसी पॉइंट पे आके एंड हो रहा है तो उसको हम कंटूर कह रहे थे। और जब वो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, फार्मूला लिख रहे थे, तो उस इंटीग्रेशन के बीच में जो है एक सर्किल बना रहे थे। इसी तरह अब जो सरफेस है वो भी अगर यूँ घुमा के रोल रोल करके हम अगर एक वॉल्यूम बना लें, ठीक है, कि वो जो सरफेस जहाँ से स्टार्ट हुआ रोल होके फिर वहीं पे जो है आगे ख़त्म हो गया, तो एक किस्म का वॉल्यूम शेप बन जाएगा वो। तो फिर उस इंटीग्रेशन को जो है हम शो करने के लिए उसमें भी जो है हम यहाँ पे एक सर्किल लगा देते हैं। ठीक है, तो जो पाथ होता है मतलब क्लोज्ड पाथ होता है वो एक किस्म से, अगर हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है तो फिर एक किस्म का वो पाथ एक सरफेस बना देता है। इसी तरह फिर जो ये सरफेस है अगर हम इसको जो है रोल ओवर करके जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एंड कर दें तो एक किस्म का वॉल्यूम बन जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लोज्ड पाथ है वो एक ओपन सरफेस डिफाइन करता है, और जो क्लोज्ड सरफेस है वो एक किस्म का वॉल्यूम डिफाइन करता है। अच्छा, अब ये हमने जो सरफेस इंटीग्रल पढ़ा तो इसमें जो है हमें मतलब अगर हम फ्लक्स वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो फिर हमें पता क्या चलेगा कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए फ्रॉम एस के मतलब जो एरिया हमने कंसीडर की है उसमें से कितनी फ्लक्स जो है आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे जो है एंगल एंगल जो है थीटा वो जो है जितनी कम होगी तो फ्लक्स जो है उतनी ज़्यादा जो है इस एरिया में से पास होगी। ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री होगी तो फिर जो है इसमें से फ्लक्स एरिया में से पास नहीं होगा।
अच्छा, जो अभी लास्ट जो है पॉइंट है वो है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में जो है ये है कि अगर हमें जो है चार्ज डेंसिटी मिली हुई है, ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी मिली हुई है तो हम जो है पूरे वॉल्यूम में जो है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम वी में जो है हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस वॉल्यूम जो है इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है कि हमारे पास सिर्फ जो है चार्ज डेंसिटी जो कि हमें जो है कूलम कूलम पर मीटर स्क्वायर में अगर मिली हुई है, ठीक है, तो हम जो है टोटल चार्ज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये फार्मूला सिंपली लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो जितनी एक्सिस में जो है, मतलब क्योंकि वॉल्यूम में हमारे पास 3 एक्सिस होंगी, तो फिर हमें जो है इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट वो उन तीनों एक्सिस के करनी पड़ेगी। ये जो डी वी होगा फिर हमारे पास हो सकता है डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाए, ठीक है। वो अब डिपेंड करता है कि कौन सा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं या कौन सी फिगर है वहाँ पे, कौन सा जो वॉल्यूम है उसका शेप क्या है। अच्छा, अब एंड में जो कंक्लूजन है ये है कि जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में वर्क वाला एग्जांपल कंसीडर किया कि फोर्स जो है फोर्स है और किसी चार्ज पे जो है लग रहा है, तो फिर वहाँ पे हम जो है वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना डन हुआ है। और सरफेस इंटीग्रल में हमने ये एग्जांपल किया कंसीडर किया, जो है हमारे पास सरफेस है उसमें से जो है कितनी फ्लक्स जो है आ रही है, पास हो रही है, ठीक है। और वॉल्यूम में हमने ये कंसीडर किया कि अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है तो हम जो है टोटल चार्ज उस पूरे वॉल्यूम में जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ मतलब जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पे ये चीज़ें जो वेक्टर्स हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से हमें जो है आउटपुट वहाँ पे मिलेगा कि ये जो सारे इंटीग्रल्स हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए और रो वी, ठीक है। तो इवन लाइन इंटीग्रल में भी यही होगा और जो है सरफेस इंटीग्रल में भी यही होगा और वॉल्यूम इंटीग्रल में भी यही होगा। वो डिपेंड करेगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और कौन सी जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो फिर उन पे जो हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट भी हमें उस हिसाब से मिलेगा। तो अब इससे रिलेटेड जो है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। एफ जो है हमारे पास ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। हमें जो है सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड दी पाथ फाइंड करनी है। अब सर्कुलेशन ऑफ एफ के मतलब वो लाइन इंटीग्रल ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन जो पाथ होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके ख़त्म होगा, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड दी क्लोज्ड पाथ। तो वो पाथ हमें जो मिला हुआ है वो फिगर 3.11 में मिला हुआ है, वो हम देखते हैं, सही है। तो यहाँ पे आप देखें फिगर 3 जो है 11, तो यहाँ पे 4 पाथ्स डिफाइन है। एक पाथ जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा पाथ है हमारे पास, फिर तीसरा पाथ है, फिर हमारे पास चौथा पाथ है। तो हमें जो है लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 पाथ हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास हम कह रहे हैं कि इस फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड दी पाथ एल। और इसको हमने जो है चार पार्ट्स में डिवाइड करना है इंटीग्रेशन को, ठीक है। कि हमारे पास सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है और सेगमेंट 4 है, और इन सब का जो रिज़ल्ट आएगा उन सब को जो है हमें सम करना है। अच्छा, अब सेगमेंट 1 को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो y है और z है वो 0 के बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो सेगमेंट 1 में जो है हमारी सिर्फ x चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। तो इस लाइन पे जो है x एक्सिस पे y और z जो है हमारी
ज़ीरो है। तो जब हम ये एफ डॉट डी एल परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें एफ तो गिवन है, लेकिन जो डी एल है वो हम जो है अपने पाथ से डिफ़ाइन करेंगे। अब मैंने जैसे आपको दिखाया कि वहाँ पे y और z जो है ज़ीरो है, जिसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल लेंथ है, ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, चेंज इन x अलॉन्ग दी x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सिस हम कंसिडर करेंगे वो कह रहा है कि हमेशा जो है आप पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जो है आप जो लिमिट डिफाइन कर रहे हैं उससे जो है ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 0, और यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इस वजह से आया है कि हम जब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ वेक्टर का जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और डी एल वेक्टर का जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, वो दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आप वेक्टर में देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और डी एल वेक्टर में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डी एक्स है। तो बाकी सिंपल इंटीग्रेशन अब ये यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ गई है, क्योंकि हम जो है एक्स एक्सिस में इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन मतलब माइनस ये जो है इस वजह से आ रही है। और फिर बी पार्ट में जो है हम मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, जिस पे जो है वाई एक्सिस पे एक्स भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ये अगर हम जो हमें जो वेक्टर फील्ड मिला हुआ है, पहले तो हम उसमें एक्स भी ज़ीरो पुट करें और जेड भी ज़ीरो पुट करें तो पहले वाले दो कंपोनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ हमारे पास माइनस ए जेड बच रहा है इस वेक्टर फील्ड में। और डी एल में तो हमारे पास क्योंकि वाई एक्सिस पे जो है चेंज आ रही है, तो फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनेगा डी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई बनेगा। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ज़ीरो इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे तो वाई कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे वाई कंपोनेंट वेक्टर फील्ड में ज़ीरो हो गया, क्योंकि एक्स और जेड की वैल्यू वहाँ पे इस पाथ के लिए जो है हमारी ज़ीरो है। तो इस पार्ट का आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में जो है तीसरे पाथ पे जो है हमारा वेक्टर जब मूव कर रहा है तो जो चेंज आ रही है वो हमारी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस भी आ रही है और अलॉन्ग दी जेड एक्सिस भी आ रही है, और यहाँ पे जो है वाई की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि जो एक्स में जो जितनी चेंज आ रही है उतनी ही जो है जेड में भी चेंज आ रही है, तो यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू जेड है। अच्छा, अब ये हमने देखा कि जो है इस थर्ड सेगमेंट में जो है हमारे पास y जो है 1 के बराबर है, ठीक है। और जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमने दो कंपोनेंट्स कंसिडर किए हैं, क्योंकि y में चेंज नहीं आ रही, सिर्फ x और y x और z में आ रही है। और यहाँ पे हमने जो है वेक्टर फील्ड में, अब वेक्टर फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि y नहीं है तो y का वरना फिर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे जो है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, माइनस जेड कंपोनेंट
एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के z कंपोनेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस है, तो वो यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे जो है एक्स जेड है और यहाँ पे डी जेड है। अच्छा सॉरी, ए जेड कंपोनेंट के साथ जो है हमारे पास सिर्फ -1 है, तो यहाँ पे जो ये -1 आ जाएगा और यहाँ से जो है डी जेड आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास मैंने आपको बताया कि इस पाथ पे जो है z इज़ इक्वल टू एक्स है, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स इज़ इक्वल टू डी जेड। तो फिर दोनों को जो है हम एक ही वेरिएबल में चेंज कर देंगे। सपोज़ कर लें कि हम जो है डी एक्स में चेंज कर रहे हैं, फिर डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा। ठीक है, और एक्स या फिर जेड जो है चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से 1 तक हो रहा है। अच्छा, अब जो है सिंपल इंटीग्रेशन है और -2/3 आंसर आ गया। अब चौथे पार्ट में जो है हम चौथे सेगमेंट के लिए अगर हम देखें तो कहाँ जा रहे हैं, चौथे सेगमेंट में जो है हम इस पॉइंट से अगेन वापस आ रहे हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब इस चौथे सेगमेंट में चौथे पाथ पे जो है हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक तो हमारे पास z चेंज हो रही है, दूसरी हमारे पास y चेंज हो रही है, और x जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, और जितनी जो है y चेंज हो रही है उतनी ही जो है z भी चेंज हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस पाथ पे y इज़ इक्वल टू z है। तो y इज़ इक्वल टू z है, तो डी जेड इज़ इक्वल टू डी वाई है। अच्छा, अब जो है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये यहाँ से जो है z कंपोनेंट में से वाई स्क्वायर आ गया है। ठीक है, और ए वाई जो है ए वाई के साथ -z है, तो क्योंकि z इज़ इक्वल टू वाई है तो -z की जगह पे जो है -y आ गया है। ठीक है, और हमारे पास डी जेड और डी वाई इक्वल हैं, तो फिर जो है हमने यहाँ से जो है उन दोनों को एक वेरिएबल में चेंज करके डी वाई में चेंज करके कॉमन निकाल लिया है। सही है, अब इंटीग्रेशन हमने किए तो 5/6 आ गया है, और फिर हमने जब इन सब को सम किया है तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ रहा है -1/2। तो एक बात यहाँ से ये भी पता चली कि जो है ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर एक क्लोज्ड पाथ है और फिर उसके अराउंड अगर हम ये जो है लाइन इंटीग्रल परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर 0 आए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई मतलब फ़िज़िक्स में जैसे हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन है कि मतलब एक अगर पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को मूव करना और फिर जो है हम वहीं पे जो है उसको लेके आए तो वर्क डन 0 होगा। तो ये यहाँ पे वो वाली जो है सिचुएशन नहीं है कि अलॉन्ग दी पाथ हमने इंटीग्रेशन की है। ठीक है, और हमें जो है इवन दो पाथ जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट पे, लेकिन फिर हमारे पास फिर भी जो है कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ सकता है। रिज़ल्ट मतलब ये नहीं है कि मतलब ज़ीरो के अलावा भी जो है कुछ नंबर आ सकता है।